बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, इधर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से आप लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग से ना एक एल्गोरिदम फॉलो करके, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो करके कोई भी एसिड बेस प्रॉब्लम किस तरह से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हम इसको क्लिनिकल सिनेरियोज़ के साथ सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, ब्लो बाय ब्लो। ठीक है, और आपको समझ आ जाएगी कि एल्गोरिदम कैसे फ़ॉलो करना है। ठीक है। अच्छा, पहले सबसे क्या है कि एक 4 मंथ ओल्ड बेबी है, इसको फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया है। ठीक है, हिपेटोमेगली है, इसको अब सीजर्स भी हो रहे हैं, और क्या है कि इसको वॉन गिर के डिजीज़ है। ठीक है। अच्छा, अब इसकी पीएच 7.29 है, PCO2 34 है, लैक्टेट 12 है, सोडियम 143 है, पोटेशियम 4.9 है, क्लोराइड 109 है, और बाइकार्ब 17.2 है। अच्छा, अब आपका MCQ क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट इंटरप्रिटेशन फॉर दिस डिसऑर्डर? कंपनसेटेड एग्मा, पार्शली कंपनसेटेड एग्मा, पार्शली कंपनसेटेड नेग्मा, पार्शली कंपनसेटेड एग्मा प्लस नेग्मा, अनकंपनसेटेड एग्मा प्लस नेग्मा। ठीक है, तो ये एक तो आपका MCQ आ सकता है। इसमें एग्मा स्टैंड्स फॉर एनोइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और नेग्मा स्टैंड्स फॉर नॉन एनोइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अच्छा, अब जो है इसी को आप देखें कि एक SAQ में भी टेलर किया जा सकता है। सिर्फ जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हटा दें और आपको टास्क दे दें कि इंटरप्रेट दी एसिड बेस डिसऑर्डर। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको ब्लो बाय ब्लो सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या देखना है? ठीक है, आपने देखना है पीएच को। ठीक है, पीएच है इसकी 7.29। अब आपने क्या क्वेश्चन करना है कि क्या ये एसिडिक है या कि ये अल्कलॉटिक है। ठीक है, तो जनाब ये एसिडिक है। ठीक है ना, 7.29 एसिडिक है क्योंकि आपकी रेंज है 7.35 टू 7.45। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसको क्या है, एसिडोसिस है। ठीक है, आपका एक मसला तो हल हो गया। ठीक है, कि इसको एसिडोसिस है। ठीक है। अच्छा, अब हमने देखना है कि ये इसको एसिडोसिस रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। ठीक है ना, तो उसमें आप मैच करेंगे पीएच को, पहले आप मैच करेंगे PCO2 से। ठीक है, पीएच लो है। अच्छा, और PCO2 इसकी 34 है, तो वो अपनी रेंज से नीचे है, थोड़ी सी लो है। ठीक है, तो PCO2 हम इसको एज एसिड ट्रीट कर रहे होते हैं ना, तो PCO2 तो अगर हाई होती तो वो पीएच से मैच करती ना, लो पीएच से। ठीक है, एसिडिक पीएच से हाई PCO2 मैच करती, लेकिन PCO2 तो लो हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में मैच नहीं करते। ठीक है। अच्छा, तो जब ये मैच नहीं करते तो उसका क्या मतलब हो गया कि इसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या बाइकार्ब जो है वो पीएच से मैच करता है। तो पीएच एसिडिक है और बाइकार्ब जो है वो कितना है, 17.2। तो बाइकार्ब लो है, अपनी रेंज से नीचे है, तो बेस लो है। कैसे लो हो गई है? ये जॉइंट्स को बफर कर कर के लो हो गई है, तो ये लो पीएच के साथ मैच कर रही है। तो अब आपको पता चल गया कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। ठीक है। अच्छा, अब हमने देखना है कि क्या ये कंपनसेटेड है। अच्छा, तो पीएच की रेंज क्या थी, 7.35 टू 7.45। इसकी पीएच क्या है, 7.29। तो इसका मतलब है कि ये कंपनसेटेड नहीं है। ठीक है, कंपनसेटेड होता ना तो ये रेंज में आ चुकी होती पीएच। फिर हम देखेंगे कि क्या ये पार्शली कंपनसेटेड है। उसके लिए हमें विंटर्स फार्मूला की ज़रूरत है। हमने क्या करना है कि प्रिडिक्टेड PCO2 निकालनी है, और प्रिडिक्टेड PCO2 बताएगी कि ये कंपनसेटेड है कि नहीं है। अगर तो वो प्रिडिक्टेड रेंज में आ रही है इसकी PCO2, तो फिर इसका मतलब है कि ये बच्चा कंपनसेशन कर रहा है। ठीक है, वो हम कैसे निकालेंगे कि बाइकार्ब को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें 8 ऐड करेंगे, तो और फिर हम इसकी रेंज निकाल लेंगे। ठीक है, तो बाइकार्ब है 7.2, मल्टीप्लाई किया 1.5 से तो हो गया 25.8, फिर प्लस 8 किया तो ये हो गया 33.8, और फिर प्लस माइनस 2 जो है वो इसकी रेंज निकल आती है कि 2 ऊपर और 2 नीचे, तो ये हो गया 31.8 टू
35.8। तो अब इसकी PCO2 है 34, तो ये रेंज के अंदर आ रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यस इट इज़ पार्शली कंपनसेटेड। ठीक है। अच्छा जनाब, अब हमने काफ़ी सा इसको डिसाइफर कर लिया है कि हमें ये भी पता चल गया है कि ये एसिडोसिस है, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है और ये पार्शली कंपनसेटेड है। ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि इसका एनोइन गैप हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एनोइन गैप कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैटआयंस में से एनोइंस का सम माइनस कर देते हैं। ठीक है। पोटेशियम को हम इग्नोर करेंगे और हम सिर्फ सोडियम के साथ इसका निकालेंगे। ठीक है। तो सोडियम है 143 और माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्ब। क्लोराइड प्लस बाइकार्ब की क्या वैल्यू आ जाती है? 17.2 प्लस 109, ये आ जाती है 126.2। इसको हम माइनस करेंगे 143 में से, जो कि सोडियम है, तो एनोइन गैप आ गया 16.8। ठीक है। अब ये हमने क्यों निकाला है? ताकि हम देख लें कि ये क्या प्योर एनोइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या प्योर या एग्मा है। प्योर एनोइन गैप का ही दूसरा नाम है, या फिर एग्मा प्लस नेग्मा है, नॉन एनोइन गैप भी है। ठीक है। तो वो हम देखेंगे कैसे? डेल्टा गैप से। ठीक है। डेल्टा गैप क्या बताता है कि डेल्टा गैप का मतलब ये होता है कि नॉर्मली के जितना एनोइन गैप इंक्रीज़ हुआ है तो उतना ही बाइकार्ब डिक्रीज़ होना चाहिए। ठीक है। इस जो है ना वो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है डेल्टा गैप। अच्छा, अब हम डेल्टा गैप कैलकुलेट कैसे करते हैं? चेंज इन एनोइन गैप डिवाइडेड बाय चेंज इन बाइकार्ब। वो हम कैसे निकालते हैं? मेयर्ड एनोइन गैप माइनस नॉर्मल एनोइन गैप डिवाइडेड बाय नॉर्मल बाइकार्ब माइनस मेयर्ड बाइकार्ब। ठीक है। तो आपका एनोइन गैप कितना आया है? मेयर्ड एनोइन गैप 16.8, नॉर्मल कितना है? 24, सॉरी नॉर्मल है 12। ठीक है, क्योंकि हमने सोडियम से कैलकुलेट किया है ना, तो वो 12 है। अगर हम इसमें क्लोराइड भी डालते तो फिर हम इसकी वैल्यू 16 लेते। तो अब ये आ जाएगा 16.8 माइनस 12 और डिवाइडेड बाय नॉर्मल बाइकार्ब, ये है 24, और माइनस मेयर्ड बाइकार्ब जो कि है 17.2। तो ये आ जाता है 4.8 डिवाइडेड बाय 6.8 इक्वल टू 0.705। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया, मतलब इसकी वैल्यू लेस देन 1 है। और अगर लेस देन 1 हो ना डेल्टा रेशो, तो उसका क्या मतलब होता है कि एग्मा प्लस नेग्मा है। ठीक है। और अगर लेस देन 1 वो ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2 होती तो फिर वो सिर्फ एग्मा होता, और अगर ग्रेटर देन 2 होती तो एग्मा प्लस मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होता। ठीक है। तो अब हम इसको पूरा बता सकते हैं कि पार्शली कंपनसेटेड एग्मा प्लस नेग्मा। ठीक है। तो अब ये आपका वही MCQ दोबारा आ गया और वही उसकी ऑप्शन हैं, और आप किसको करेंगे? पार्शली कंपनसेटेड एग्मा प्लस नेग्मा। ठीक है। अच्छा, अब हम एक और सिनेरियो देखते हैं। 52 ईयर ओल्ड मेल है, अनअराउजेबल स्टेट में ER में एडमिट हुआ है। वाइटल्स नॉर्मल हैं, पल्स स्वाय के पल्स इसकी 108 है। ठीक है। ग्लूकोज इसका ठीक है 108 है। अच्छा, फिर है कि अनकॉन्शियस है, इसके वेस्टिबुलो-ऑकुलर रिफ्लेक्सेस एब्सेंट हैं, प्लांटर रिफ्लेक्सेस एब्सेंट हैं, हाइपोटोनिया है, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस डिप्रेस्ड हैं। ठीक है। प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस नॉर्मल हैं। ठीक है। अच्छा, अब लैब्स क्या हैं? pH 7.3 है। अच्छा, फिर PCO2 40 है, बाइकार्ब 20 है, एनोइन गैप 18 है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी बेस्ट इंटरप्रिटेशन फॉर दिस डिसऑर्डर? कंपनसेटेड एग्मा, पार्शली कंपनसेटेड एग्मा, पार्शली कंपनसेटेड नेग्मा, पार्शली कंपनसेटेड एग्मा प्लस नेग्मा, अनकम्पनसेटेड एग्मा प्लस नेग्मा। ठीक है। तो अब इसको भी हम ब्लो बाय ब्लो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने देखी pH और सवाल किया कि इज़ इट एसिडिक और इज़ इट अल्कलोटिक। ठीक है। तो ये जनाब एसिडिक है। ठीक है। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हो गया कि इसको एसिडोसिस है। अब हमने देखना है कि क्या इसकी pH जो है वो PCO2 से मैच करती है। तो PCO2 40 है। ठीक है। नहीं, तो
पीएच इससे मैच नहीं करती, क्योंकि अगर 45 से ऊपर होती तो फिर वो एसिडिक जो है ना वो पीएच कॉज कर सकती थी PCO2, लेकिन ये तो लो है 45 से, तो ये मैच नहीं करती उसके साथ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो है उसकी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस नहीं है, रूल आउट हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्या इसकी पीएच बाइकार्ब से मैच कर रही है। ठीक है, तो बाइकार्ब की रेंज है 22 to 26, इसका बाइकार्ब है 20। ठीक है, तो हाँ ये मैच कर रही है कि बेस लो है और पीएच जो है वो भी एसिडिक है, तो इट मेक्स सेंस। ठीक है, तो इसका मतलब है मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अब हमने देखना है कि क्या ये कंपनसेटेड है। अच्छा, पीएच रेंज है 7.35 to 7.45, ये रेंज से नीचे है, ये कंपनसेटेड नहीं है। फिर हम देखेंगे कि क्या ये पार्शली कंपनसेटेड है। उसके लिए हम विंटर्स फार्मूला लगाएंगे कि हम 1.5 से बाइकार्ब को मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 इंटू 20। ठीक है, तो ये हो गया 30, फिर 30 + 8 हो गया 38, ±2 हो गया 36 to 40, और ये इसकी PCO2 क्या है 40, तो इसका मतलब है कि ये कंपनसेशन की कोशिश कर रहा है, तो ये पार्शली कंपनसेटेड है। ठीक है, अच्छा, तो अब हमें पता चल गया कि पार्शली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब हमने देखना है कि एग्मा है या एग्मा प्लस नेग्मा है। ठीक है, तो उसके लिए हम डेल्टा गैप लगाएंगे। डेल्टा गैप क्या है? चेंज इन एनोइन गैप डिवाइडेड बाय चेंज इन बाइकार्ब। कैसे निकालेंगे कि मेयर्ड एनोइन गैप जो कि है 18, नॉर्मल माइनस नॉर्मल एनोइन गैप जो कि है 12। ठीक है, तो 18 - 12 लिख लिया हमने। फिर हमने करना है नॉर्मल बाइकार्ब जो कि है 24 माइनस मेयर्ड बाइकार्ब जो कि है 20, तो ये हो गया 6/4 = 1.5। तो अब इसकी क्या इंटरप्रिटेशन हुई कि ये एग्मा है, प्योर एग्मा है, क्योंकि डेल्टा रेशो को कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि अगर 1 से नीचे है तो एग्मा प्लस नेग्मा, 1 और 2 के दरमियान है तो एग्मा, और 2 से ज़्यादा है तो एग्मा प्लस मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ठीक है, तो ये आपने देखा कि किस तरह से एक एल्गोरिदम को फॉलो करके इसको हमने क्रैक किया है। ठीक है, और इसमें आपके बिल्कुल मैथ्स की तरह जैसे 1 + 1 होता है ना, इसमें आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। और सिर्फ आपने करना क्या है कि अपना दिमाग